तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और मैग्नेटिक फ्लक्स की ये कुछ फॉर्मूला हमने देखे थे। फाई इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। तो मैंने आपको बताया था कि फाई इज़ इक्वल टू बी डॉट ए तभी एप्लीकेबल होगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर हम फ्लक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन वाला। और ये जो हमारा फार्मूला है बी डॉट ए, इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, फाई इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस, ये तो तब की बात है, ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब एक सिंगल टर्न हो। दिस इज़ फॉर अ सिंगल टर्न, फॉर अ सिंगल लूप, है ना। एक सिंगल लूप रहा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डिस्टेंस एन नंबर ऑफ़ लूप्स रहे, यानी कि आप अगर इस डायग्राम में देखें तो अगर मैं यहाँ पे एन नंबर ऑफ़ लूप्स यहाँ पे बना दूँ तो उस केस में मेरा टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो डिस्टेंस उस केस में जो मेरा टोटल फ्लक्स होगा वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो डिस्टेंस उस केस में जो मेरा टोटल फ्लक्स होगा वो होगा एन टाइम्स फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल। यहाँ फाई रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स थ्रू ईच लूप, और ये टोटल फ्लक्स जो है वो एन टाइम्स फाई हो जाएगा, यानी एन टाइम्स बी ए कॉस थीटा। ठीक है। तो ये टोटल फ्लक्स हमारा आ जाएगा एन टाइम्स बी ए कॉस थीटा। बस एन से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको टोटल फ्लक्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए एक और सवाल हम लेते हैं, ये एक आखिरी सवाल है, ये हम ले लेते हैं। तो मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ें और देखें आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टन रीजन इज गिवन बाई बी इज इक्वल टू 4i माइनस के टेस्ला। हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स passes थ्रू द लूप ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर in this region if the loop lies flat in the xy plane। ठीक है। तो लूप किस प्लेन पर डिस्टेंस, लूप xy प्लेन पर है। तो अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज़ ये हमारा जो है ना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है। और लूप हमारा कौन से प्लेन पर है, लूप हमारा xy प्लेन पर है। तो मैं लूप इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा लूप है। अभी लूप का शेप तो उसने नहीं बोला है, तो हम कोई भी शेप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ये शेप ले लिया है, रेक्टेंगुलर शेप का लूप ले लिया है। ठीक है। और उसने बोला है कि जो लूप का एरिया है, लूप का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है। तो मतलब ये जो एरिया है ये 0.1 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया वेक्टर किधर होगा डिस्टेंस, एरिया वेक्टर तो हमको पता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो भी एरिया वेक्टर होगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस तरफ होगा डिस्टेंस, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। ठीक है। और एरिया वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एरिया वेक्टर को क्या, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0.1 है, जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे डिस्टेंस, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0.1 है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी ये जो एरिया वेक्टर है इसकी अगर मैं डायरेक्शन देखूँ तो ये प्लस z एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस k कैप। तो ये एरिया वेक्टर हो गया हमारा। और मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है, वो हमें गिवन है 4i माइनस k। ठीक है। और हमें निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बी डॉट ए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में सब कुछ है। और हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। देखिए कांस्टेंट वैल्यू है उसके मैग्नीट्यूड की, फिक्स वैल्यू होगी। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं रख रहा हूँ 4i प्लस 0j माइनस 1k, इस तरह से मैं मैग्नेटिक फील्ड को लिख रहा हूँ। ठीक है। डॉट, और एरिया वेक्टर को मैं क्या लिख रहा हूँ डिस्टेंस, 0i प्लस 0j प्लस 0.1k, इस तरह से मैंने लिख दिया एरिया वेक्टर को। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। बस डॉट प्रोडक्ट करना है अब तो हमें।
तो ये हो जाएगा 4 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू ज़ीरो प्लस -1 इंटू 0.1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा फ्लक्स क्या आ गया, फ्लक्स आ गया -0.1 वेबर। वेबर इज़ द एसआई यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टेंस। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फैराडे, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उन्होंने क्या सोचा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि ऐसा देखा गया था कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो फैराडे ने सोचा कि अगर करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट मिल सकता है क्या। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, फैराडे ने सोचा कि अगर हमें करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो क्या उल्टा पॉसिबल है, यानी क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट मिल सकता है क्या। तो ये जानने के लिए फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, ये मैंने कुछ रफ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। ये आपको केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। तो आइए देखते हैं सेटअप में क्या था। तो एक तरफ तो उसने कॉइल लिया था और उस कॉइल में उसने गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया था, और दूसरी तरफ एक बार मैग्नेट लिया उसने डिस्टेंस, और वो बार मैग्नेट को कॉइल के पास ला के रख दिया है। तो अभी इनिशियली क्या है कि कॉइल भी रेस्ट पर है और बार मैग्नेट भी रेस्ट पर है, ठीक है। तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन देखने को हमें नहीं मिला, यानी अभी इनिशियली कोई भी करंट वहाँ कॉइल में फ्लो नहीं कर रहा था। फिर आए केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में उसने क्या किया, कॉइल तो अभी भी रेस्ट पे ही रखा है, लेकिन उसने मैग्नेट को मूव करना शुरू किया कॉइल के पास, कॉइल के नज़दीक लेके जाने लगे मैग्नेट को। कोई भी पोल हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे उसने नॉर्थ पोल लिया और नॉर्थ पोल को वो कॉइल की ओर लेके जाने लगा। तो उसने क्या देखा कि एक डिफ्लेक्शन मिला हमें, जो गैल्वेनोमीटर है वो राइट साइड को डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कॉइल के अंदर कोई तो करंट फ्लो होने लग गया, ठीक है। तो उसके बाद केस नंबर 3 में आते हैं। केस नंबर 3 में उसने क्या किया कि कॉइल तो अभी भी रेस्ट पे ही थी, बस मैग्नेट को वो कॉइल से दूर ले जाने लगा। तो क्या हुआ कि देखा कि फिर से डिफ्लेक्शन मिला, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है, डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड को हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो हो ही रहा है, इसका मतलब है ना। और केस नंबर 4 में उसने क्या देखा कि अभी भी कॉइल को रेस्ट पे रखा है, मैग्नेट का साउथ पोल इस बार वो पास लेके जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से डिफ्लेक्शन किधर मेरा राइट साइड को मिला, ठीक है। और तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर से हम ये बोल सकते हैं कि जब जब मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल के रिस्पेक्ट में, जब जब मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल के रिस्पेक्ट में, तब तब हमको कोई ना कोई करंट मिल रहा है, ठीक है। तब तब हमको कोई ना कोई करंट मिल रहा है। मैग्नेट अगर मूव नहीं कर रहा कॉइल के रिस्पेक्ट में, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तब वहाँ पर हमें कोई करंट नहीं मिल रहा। लेकिन जब भी मैग्नेट का कुछ तो भी रिलेटिव मोशन आ रहा है, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ हमको कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ करंट देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ तो ये देखिए। दूसरी चीज़, अगर आप केस नंबर 2 और केस नंबर 4 को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों केसेस में हम मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे हैं, यानी हम फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हैं या साउथ पोल को पास लेके आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैग्नेट को पास लाना है। तो मैग्नेट को पास लाने से फ्लक्स बढ़ेगा, कॉइल के थ्रू पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी मोर एंड मोर फ्लक्स विल स्टार्ट पासिंग थ्रू द कॉइल, मोर एंड मोर फ्लक्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ना। मैग्नेट पास आएगा तो फ्लक्स तो बढ़ेगा ही, है कि नहीं डिस्टेंस। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है डिस्टेंस इन दोनों केसेस में, यानी केस नंबर 2 एंड केस नंबर 4, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 4 में, इन दोनों ही केसेस में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल वो बढ़ रहा है। तो अगर फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल बढ़ रहा है तो दोनों केसेस में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होने लग रहा है। देखिए, दोनों केस में डिफ्लेक्शन राइट साइड को ही मिला हमको यहाँ भी डिफ्लेक्शन राइट साइड को मिल रहा है, यहाँ भी डिफ्लेक्शन
राइट साइड को ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी फ्लक्स बढ़ेगा करंट एक ही दिशा में फ्लो होगा। और अगर हम केस नंबर 3 को देखें तो केस नंबर 3 में फ्लक्स घट रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स घट रहा है। तो फ्लक्स घट रहा है तो करंट उल्टे दिशा में फ्लो होने लगा। फ्लक्स घटा तो करंट उल्टे दिशा में फ्लो होने लगा। मैं फ्लक्स घटने का एक केस और दिखाता हूँ। ये देखिए नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं और अभी यहाँ पे देखिए ये साउथ पोल को दूर ले जा रहे हैं। साउथ पोल को हम दूर ले जा रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन लेफ्ट को ही मिला। और इधर भी आप देखिए डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन लेफ्ट को ही मिला। तो केस नंबर 3 में और केस नंबर 5 में क्या कॉमन है डिस्टेंस कि केस नंबर 3 में भी मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं और केस नंबर 5 में भी हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। और इन दोनों केसेस में फ्लक्स घट रहा है। तो जब भी फ्लक्स घट रहा है तो हम देख रहे हैं कि करंट ऑपोजिट दिशा में फ्लो होने लग रहा है। ठीक है। और केस नंबर 6 आप देखिए डिस्टेंस, केस नंबर 6 में कॉइल को जिस वेलोसिटी से इधर मूव कर रहे हैं ये मैग्नेट को भी उसी वेलोसिटी से उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर से जो है रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो मतलब ना ही इसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है ना ही उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स घट रहा है। तो सिंस चेंज इन फ्लक्स इज 0 तो यहाँ पर कोई करंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि करंट तभी हमको देखने को मिलेगा जब फ्लक्स या तो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, है ना। फ्लक्स या तो इंक्रीज़ हो या फ्लक्स डिक्रीज़ हो तभी हमको कुछ ना कुछ करंट मिलेगा। वरना अगर फ्लक्स ना ही इंक्रीज़ हो रहा ना ही डिक्रीज़ हो रहा तो फिर हमको कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फैराडे ने ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व की और उसने एक और बड़ी प्यारी बात देखी थी। वो प्यारी बात भी मैं आपको बताता हूँ। तो फैराडे ने ये देखा कि अगर वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, यानी मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। केस नंबर 2 देखिए आप डिस्टेंस, केस नंबर 2। तो उसने देखा कि अगर वो मैग्नेट को ज़रा फास्ट लेके आ रहा, मतलब मान लीजिए वेलोसिटी को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो मोर डिफ्लेक्शन मिला उसको, मोर डिफ्लेक्शन टू द राइट, मतलब ये नीडल और ज़्यादा राइट को झुक गया, यानी ज़्यादा करंट मिलेगा। यानी तो मैग्नेट को जितना फास्ट हम लेके आएंगे कॉइल की ओर, है ना, कॉइल के पास लेके आओ या कॉइल के दूर लेके जाओ। मैं केस नंबर 3 में भी आपको दिखाता हूँ। केस नंबर 3 में देखिए डिस्टेंस, यहाँ भी अगर मैंने 2 टाइम्स कर दिया वेलोसिटी को तो यहाँ पर भी डिस्टेंस मोर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मोर डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट साइड को मोर डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि केस मतलब जैसे हम ज़्यादा फास्ट मैग्नेट को ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा फास्ट अगर हम पास लेके आएँ या दूर लेके जाएँ तो जितना फास्ट हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, या तो फ्लक्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाओ या बहुत तेज़ी से कम करो, तो उस केस में करंट हमको ज़्यादा मैग्नीट्यूड का मिलेगा। और फ्लक्स अगर स्लोली चेंज कर रहे हैं, यानी मैग्नेट को बहुत स्लोली पास लेके जा रहे हैं या बहुत स्लोली दूर लेके जा रहे हैं, तो उस केस में करंट बहुत कम मैग्नीट्यूड का मिलेगा हमें। तो पता ये चला कि जितना जल्दी हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैग्नेट को जितना फास्ट हम पास या दूर लेके जाएंगे, उतना ज़्यादा करंट उसमें इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर। और जितना स्लोली हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, यानी जितना स्लोली हम मैग्नेट को पास या दूर लेके जाएंगे कॉइल से, उतना कम अमाउंट ऑफ करंट, कम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट उसमें इंड्यूस होगा। ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें फैराडे ने एक्सपेरिमेंट में देखी और इसके आधार पे फैराडे ने जो है वो एक अपने लॉज दिए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। 2 लॉज हैं डियर स्टूडेंट्स, उन लॉज की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डियर स्टूडेंट्स? तो हम पढ़ते हैं, चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं हम एक साथ। द phenomenon of producing an induced EMF in a conductor due to change in magnetic flux linked with the conductor is called as electromagnetic induction। यानी जब कभी किसी कंडक्टर के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसके वजह से एक करंट उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है, एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये आप देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। द phenomenon of producing an induced EMF, EMF इंड्यूस होना। डियर स्टूडेंट्स, पहले कौन आता है? पहले EMF आता है या पहले करंट आता है? ये आप बताइए मुझे। EMF का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ना, वोल्टेज, है ना। तो आप बताइए, पहले पोटेंशियल डिफरेंस आता है या पहले करंट आता है? पहले क्या आता है? जी बिल्कुल कॉमन सेंस है डियर स्टूडेंट्स कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा,
तभी तो करंट फ्लो हो पाएगा ना। बिना पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो हो सकता है क्या? नहीं। तो पहले हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस आता है, फिर करंट वहाँ पे फ्लो करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। पहले क्या इंड्यूस होता है डिस्टेंस? हाँ जी, तो पहले एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं डिस्टेंस, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रुकिए। तो जो ईएमएफ इस कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट भी फ्लो होने लगेगा, और उसी करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। जैसे ध्यान रहे, अगर सर्किट ओपन रहेगा तो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वजह से उस सर्किट में करंट भी फ्लो होने लग जाएगा। तो करंट फ्लो होने के लिए सर्किट का क्लोज होना ज़रूरी है, लेकिन अगर सर्किट ओपन रहा तो कम से कम ईएमएफ तो इंड्यूस हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्लक्स के चेंज होने से किसी सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और उसके बाद फैराडे के लॉज पे आते हैं हम डिस्टेंस। तो फैराडे ने लॉ क्या दिया? तो दो लॉज है डिस्टेंस। पहला लॉ हम पढ़ते हैं कि वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल जब भी चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और आगे उसने बोला कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट्स एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज। यानी जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, यानी जब तक मैग्नेट कॉइल के पास आता रहेगा या जब तक मैग्नेट कॉइल से दूर जाता रहेगा, तब तक ईएमएफ उसमें रहेगा, उस कॉइल के अंदर, और तब तक उस कॉइल में करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन जहां मैग्नेट रुक गया, यानी पास जाते जाते रुक गया या दूर जाते जाते रुक गया, तो मैग्नेट के रुकते ही फ्लक्स चेंज होना बंद होगा, और फ्लक्स चेंज होना बंद होगा तो करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। यानी करंट हमको तब तक ही मिलेगा, यानी ईएमएफ हमको तब तक ही मिलेगा जब तक चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, और जहाँ फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया वहाँ पे डिस्टेंस करंट या ईएमएफ गायब हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फैराडे का पहला लॉ। और अगर हम दूसरे लॉ की बात करें तो दूसरा लॉ हम पढ़ते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की चर्चा हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो इसको मैं मैथमेटिकली लिख के दिखाता हूँ आपको डिस्टेंस, कि उसने कहा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्टेंस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। यानी फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, फ्लक्स किस रेट से बढ़ रहा है या किस रेट से घट रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कितना फास्ट मैग्नेट हम पास लेके जा रहे हैं या कितना फास्ट हम मैग्नेट दूर लेके जा रहे हैं। यानी फ्लक्स कितना रेट से, कितना जल्दी चेंज हो रहा है या कितना स्लोली चेंज हो रहा है फ्लक्स, है ना। ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी पर डिपेंड करता है। जितना फास्ट हम लेके जाएंगे, यानी ये रेट ऑफ चेंज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ यानी उतना ज़्यादा करंट वहाँ पे हमको मिलेगा। लेकिन ये अगर जितना कम होगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उतना ईएमएफ कम होगा, यानी करंट भी उतना कम होगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसी को एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाके लिखा गया, ए ई इज इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी, और एक्सपेरिमेंट से बताया गया कि के की वैल्यू 1 है, तो ई सिंपली हो गया डी फाई अपॉन डी टी। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये देखिए, आप अगर फॉर अ फिक्स चेंज इन फ्लक्स, यानी चेंज इन फ्लक्स को अगर मैं कांस्टेंट रखूं तो टाइम जितना ज़्यादा लोगे ईएमएफ उतना कम इंड्यूस होगा, है ना। और जितना कम टाइम लोगे, यानी कि जितना फास्ट मूव करेंगे हम, यानी जितना कम टाइम लेंगे हम, उतना ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। यानी भैया इस फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम जितना कम टाइम लेंगे
उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी करंट भी उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स जितना हम कम टाइम में चेंज कर दें उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी करंट भी उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप ना यहाँ से पहले शुरू करते हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे, और एक बार ये पेज कॉपी डाउन हो गया तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप पॉज करके ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो फिर आप पॉज करके डियर स्टूडेंट्स पॉज करके आप ये भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कॉपी कर लें डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड पैरामीटर्स की। अब ये इंड्यूस्ड पैरामीटर्स में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे बेसिकली। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ नथिंग बट डी फाई अपॉन डी टी। ये हमारा था इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंड्यूस्ड करंट की। सेकंड हम बात करेंगे इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे, और इंड्यूस्ड करंट को हम सिंबल क्या देते हैं? सिंबल हम आई देते हैं डियर स्टूडेंट्स। और हमें तो पता ही है कि जो ओम्स लॉ से कि आई इज़ नथिंग बट वी अपॉन आर। तो यहाँ वी क्या है? ई है, तो हम उसको लिख देंगे ई अपॉन आर। ठीक है, अगर मान लो सर्किट का रेजिस्टेंस आर है तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू हम उठा के यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आइए सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा देखते हैं। ये 1 अपॉन आर को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, और ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। सो 1 बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी, दिस इज़ द इंड्यूस्ड करंट। फिर हम बात करते हैं इंड्यूस्ड चार्ज की डियर स्टूडेंट्स, यानी कितना चार्ज फ्लो हो गया। तो हम बात करेंगे इंड्यूस्ड चार्ज की। ठीक है, तो अब बेसिकली डियर स्टूडेंट्स जो इंस्टेंटेनियस करंट है, यानी करंट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो हमको पता है वो क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी होता है। एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये तो हमें मालूम है, और यहीं पर से हम क्या लिख सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि डी क्यू जो है उसको हम लिख सकते हैं आई इंटू डी टी। सो डी क्यू इज़ आई इंटू डी टी। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? डी क्यू इज़ नथिंग बट आई। अब ये जो I है, इस I के जगह पर जो इंड्यूस्ड करंट है वो हम पुट कर रहे हैं, और हमारा इंड्यूस्ड करंट क्या है? इंड्यूस्ड करंट 1 अपॉन आर इंटू डी फाई बाई डी टी। देखिए ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है यही हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। I के जगह पर ये पूरा का पूरा हमने पुट किया, इंटू पहले से यहाँ पे क्या है? डी टी है, ये वाला डी टी मैंने यहाँ लिख दिया। तब क्या होगा? ये डी टी और डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा इंड्यूस्ड चार्ज है वो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस डी फाई अपॉन आर, डी फाई अपॉन आर। तो ये तीसरा इंड्यूस्ड पैरामीटर आ गया, यानी इंड्यूस्ड चार्ज भी हमको मिल गया है। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे डिस्टेंस, तो एक बहुत क्रिटिकल बात हमें पता चल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या पता चल रहा है हमें? यहाँ से बोलिए। हमें पता ये चल रहा है कि जो ईएमएफ है वो तो टाइम पे डिपेंडेंट है ना। आप देखें ईएमएफ इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम। इवन जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंड्यूस्ड चार्ज की बात करें तो इस एक्सप्रेशन में आपको कहीं पे भी टाइम दिख रहा है डिस्टेंस, यहाँ कहीं भी डी टी का टर्म हमें नहीं दिख रहा। मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। इसको आप नोट बोल के लिख भी सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आर टाइम डिपेंडेंट बट
इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज सिर्फ फ्लक्स के चेंज पर डिपेंड करता है, फ्लक्स में कितना चेंज आया, ये फ्लक्स कितने जल्दी चेंज हुआ या कितना स्लोली चेंज हुआ, इससे इंड्यूस्ड चार्ज को मतलब नहीं है, बस टोटल फ्लक्स कितना चेंज हुआ और ये रेजिस्टेंस है ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है वो। तो फ्लक्स में कितना बदलाव आया, वो बदलाव जल्दी आया या कम आया उससे मतलब नहीं है, अगर वो बदलाव यानी अगर चेंज इन फ्लक्स फिक्स है तो इन टोटल इंड्यूस्ड चार्ज भी फिक्स होगा, ठीक है सर। ये वैसी बात होगी जैसे कि मान लीजिए टैंक के अंदर में पानी है, अब ये पानी जो है वो मान लीजिए आपके टैंक में एक टाकी है आपके पास और वो टैंक के अंदर 100 लीटर पानी है। अब नल आप स्लो खोलिए या फास्ट खोलिए, नल को आप स्लो खोलिए या फास्ट खोलिए, टोटल पानी कितना बाहर आएगा, जितना टैंक में भरा हुआ है यानी 100 लीटर, 100 लीटर से ज़्यादा तो नहीं आएगा ना बाहर। हाँ जी, बस इतना ही है कि अगर नल को हमने स्लो खोला तो वो 100 लीटर को बाहर आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी करंट कम मिलेगा हमें। पर अगर नल को फास्ट खोल दिया तो करंट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली टोटल चार्ज यानी टोटल पानी जो बाहर आएगा वो तो 100 लीटर ही होगा, चाहे तुम नल को स्लो खोलो या फास्ट खोलो। तो नल को स्लो या फास्ट खोलने से करंट कम ज़्यादा हो सकता है, यानी ईएमएफ भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चार्ज जो है उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, टोटल पानी तो उतना ही आएगा जितना कैपेसिटी है, और उसको जो है वो नल स्लो खुला है या फास्ट खुला है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर ले, फिर हम आगे कुछ और बातें करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कुछ सवाल। ये एक सवाल हमको दिया हुआ है, इसमें हमको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो फाई हमको दिया हुआ है 5t² - 4t+1, और उसने बोला है कि बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा एट t = 0.2 सेकेंड, t = 0.2 सेकेंड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब बड़ी आसानी से हम E निकाल सकते हैं, हमें पता है E क्या होता है, d∅/dt होता है। तो सिंपली हमें कर देना है d/dt ऑफ व्हाट, 5t² - 4t+1। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं डिस्टेंस, देखिए आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। अब यहाँ 5 जो है ये तीनों के पास जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा d/dt ऑफ t² -4 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा d/dt ऑफ t प्लस d/dt ऑफ 1, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा डिस्टेंस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2t -4, क्योंकि ये dt चला जाएगा और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो इतना बचेगा, यानी ये बच रहा है 10t - 4, ये इतना बच रहा है डिस्टेंस। अब हमें t = 0.2 सेकेंड यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो उस केस में ये हमारा ईएमएफ क्या बन जाएगा, 10 × 0.2 - 4, जो कि हो जाएगा डिस्टेंस क्या, ये हो जाएगा 2 - 4 विच इज़ नथिंग बट -2, है ना। ईएमएफ क्या आ गया डिस्टेंस -2। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये अल्टीमेटली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर हमारे ईएमएफ क्या आ गया डिस्टेंस, 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। दैट्स आवर आंसर डिस्टेंस। अगर मान लीजिए उसने करंट भी हमसे पूछा होता, तो सपोज़ उसने हमको बोला होता है कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो बताइए इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ साथ अगर रेजिस्टेंस दे के उसने इंड्यूस्ड करंट भी पूछ लिया होता, तो फिर इंड्यूस्ड करंट हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 है और रेजिस्टेंस 10 है, तो इंड्यूस्ड करंट हो जाता है 0.2 एम्पियर। तो इस तरह से हम इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया डिस्टेंस। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं अपना अगला सवाल। क्या बोला है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज्ड एट द रेट ऑफ 0.4 टेस्ला पर सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस हमें दिया हुआ है dB/dt। मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है, 0.4 टेस्ला पर सेकेंड से चेंज हो रहा है इन अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो जो
स्क्वायर साइड का जो उसका जो साइड का लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। केप्ट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी वो जो भी स्क्वायर कॉइल है डियर स्टूडेंट्स, वो स्क्वायर कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर कॉइल क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फिर जो उसका एरिया वेक्टर होगा डियर स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो एरिया वेक्टर तो स्क्वायर कॉइल का ऐसा होगा सच दैट बी और ए के बीच का एंगल यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा तो फिर आगे उसने क्या बोला है कि केप्ट परपेंडिकुलर टू द फील्ड इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज़ 2 इंटू 10⁻³ ओम, यानी रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ ओम, देन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज़, तो बताइए कॉइल में इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। ठीक है, अच्छा तो हमें तो पता ही है डिस्टेंस की इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ रेजिस्टेंस तो हमें पता है पर ईएमएफ हमें नहीं पता, तो पहले हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ईएमएफ का तो फॉर्मूला हमें पता है, ईएमएफ क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी होता है, डी फाई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, ओके जी, नंबर ऑफ़ टर्न्स का कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स हम 1 मान लेंगे डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ d/dt ऑफ, और फाई के जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, बी ए कॉस थीटा। हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B.A यानी BA कॉस थीटा, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। अगर n नंबर ऑफ़ टर्न्स वहाँ पे दिए होते तो फिर NBA कॉस थीटा रखता, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ़ टर्न्स को 1 मान के हम बस BA कॉस थीटा रख रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स पहले ही हमने देखा है कि थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलो मैं उसको अच्छे से लिखता हूँ। और यहाँ पे जो एरिया जो है, एरिया का मैग्नीट्यूड है वो तो फिक्स है, एरिया का मैग्नीट्यूड फिक्स है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को वो वेरी कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कम ज़्यादा कर रहे हैं वो। ठीक है, एरिया फिक्स है, एंगल फिक्स है, सब कुछ फिक्स है ना, सिर्फ ये बी को कम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया अगर कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाएगा और ये अंदर डिस्टेंस हो जाएगा, ये dB/dt और ये हो जाएगा cos 0 जो कि 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचा क्या, एरिया का मैग्नीट्यूड, तो एरिया का मैग्नीट्यूड यहाँ रख देते हैं, एरिया क्या होगा L स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे पुट किया है, इंटू dB/dt, और ये dB/dt हमारा कितना दिया हुआ है, 0.4 टेस्ला पर सेकेंड ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 10⁻4 16 हो जाएगा और ये 10 का पावर -4 हो जाएगा इंटू 0.4। ठीक है, तो हम चाहें तो ये डेसिमल हटा के डिस्टेंस से यहाँ पर नीचे एक ज़ीरो रख सकते हैं और फिर इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हमें तो बेसिकली आई निकालना है ना, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा ये, और इसको मैं अल्टीमेटली ऐसा लिख रहा हूँ 16 4 ज़ा 64, तो ये हमारा ई निकल के आ रहा है, ई आ गया 64 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, और हमें निकालना है आई, तो आई तो हमारा होगा ई अपॉन आर, तो हमारा ई तो है 64 इंटू 10⁻⁻5 और आर कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 इंटू 10⁻³ दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 232 ज़ा, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो 32 इंटू 10⁻² विच इज़ 0.32, तो आई हमारा आ जाएगा 0.32 एम्पियर, और यही हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया और डिस्टेंस किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप ये कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर।